हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो एस्टेट लेक्चर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है, क्या उसमें आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि बगल में प्रोग्राम है, ये बात का आइडिया हमें था नहीं। और अगर ये पता होता तो हम शायद इस क्लास को शिफ्ट कर लेते, इसका ड्यूरेशन चेंज कर लेते, दोपहर में या मॉर्निंग में इस क्लास को कर लेते। बट ये अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है और आपकी क्लास शेड्यूल में लग चुकी थी, अनाउंसमेंट हो चुका था। तो अगर मैनेजेबल हो तो इस क्लास को हम कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके। चलिए, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एस्टेट बिहार 2024 के इस लेक्चर नंबर 2 में। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, रोटेशन और वर्क एनर्जी पावर। इन तीनों टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वाली क्लास अटेंड करी थी तो आपको आइडिया होगा कि हर एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी और एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक है उसमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं आपके वो ग्रेविटेशन टॉपिक के हैं। तो स्टार्टिंग में हम ग्रेविटेशन वाले ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अभी पहला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन से। 3 particles of masses 2, 3 and 4 units are placed at point 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 0, 1, 1 respectively. What is the moment of inertia of the system about the z axis? क्या दिया हुआ है कि 2, 3 और 4 यूनिट मास वाले 3 पॉइंट मास हैं और इन तीनों मासेस का लोकेशन दिया हुआ है, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको ये तीनों। और आपको बताना है कि ये तीनों पार्टिकल्स का जो पूरा सिस्टम है, अगर ये z एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यानी अगर आप इस सिचुएशन को देखिए, ऐसे समझे, मान लीजिए हम 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बना दें। इसको मान लीजिए x है, ये y है और ये z है। और आपके पास 3 अलग अलग पॉइंट मास हैं जिनके मासेस की वैल्यू 2, 3 और 4 गिवन है। और इनका पोजीशन, जैसे ये 2 वाला जो मास है इसका ये पोजीशन है 0, 0, 0, मतलब ये वाला मास कहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर ओरिजिन पर रखा हुआ है। 2 वाला जो मास है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो 3 यूनिट वाला मास है उसका लोकेशन है 1, 1, 0, मतलब x एक्सिस पर 1, y एक्सिस पर 1 और z एक्सिस पर 0, मतलब ऊपर नहीं गया, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्स वाई प्लेन के अंदर। इस यहां से आप जाएंगे x पर जाएंगे 1, y पर जाएंगे 1 और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इधर बढ़ेंगे तो ये लोकेशन जो आएगा यहाँ पर 3 यूनिट मास रखा गया है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर से ये 1 गए हैं, इधर ये 1 गए हैं, तो इसका पोजीशन हो जाएगा 1, 1 और z एक्सिस पर 0 गए हैं तो 1, 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो आपका 4 यूनिट का मास है, इसका लोकेशन है 0, 1, 1, मतलब x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 1, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 1 और z एक्सिस पर कितना 1, z एक्सिस पर कितना ये 1, x पर 1 और z पर 1, ये इसका लोकेशन हो जाएगा। ये 4 यूनिट का मास है। और आपको इनका बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्वाघूर्ण, इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। 3 अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो आप लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, मतलब तीनों पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तीनों के मासेस m1 m2 m3 पता है, r1 r2 r3 पता करना होगा। और ध्यान रखिए r1 r2 r3 क्या है, इन तीनों पार्टिकल का z एक्सिस से डिस्टेंस। इन तीनों पार्टिकल्स का, या जो तीनों मासेस आपको दिए गए हैं, इन सब का z एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। और आप बताइए एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर z एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है आपका,
इसका डिस्टेंस निकालना है तो कैसे आएगा, ये आपका y है, ये आपका x है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इस पॉइंट का z एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में कितना y स्क्वायर, ये x हो गया ये y हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये x है ये y है और ये y है तो ये भी y है, और इसके बीच का ये एंगल कितना 90 डिग्री है। पाइथागोरस के थ्योरम से हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब एक्स वाई जेड स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्स और वाई प्लेन में बात करनी होगी, तो वो डिस्टेंस आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें उस डिस्टेंस का यहां पर स्क्वायर लिखना है। तो देखिए पहले वाले पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे m1 और जो भी डिस्टेंस आया होगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर, z वाले कंपोनेंट की जरूरत है नहीं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा m2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस में y2 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा m3 और ब्रैकेट में हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस में y3 का स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा i इज इक्वल टू एक बार कमेंट चेक कर लें आप लोगों के, ठीक है। यहां पर मासेस की वैल्यू पुट करना है, ये है 2 और x1 y1, यहां पर देखिए ये है x1 ये है y1 ये है z1, और ये है हमारा x2 ये है y2 और ये है z2, ये है x3 ये है y3 और ये है z3। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, तो ये कुल मिलाकर के 0, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस m3 की वैल्यू है 4 और x3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 3 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस 4, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी i इज इक्वल टू 10, और यूनिट इसका निकाल लीजिए, अगर ये किलोग्राम में है और ये यूनिट दिया ही नहीं है तो यूनिट की जरूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है या ट्रांसलेशनल मोशन करता है उसके अंदर अपने प्रेजेंट पोजीशन में चेंज करने को अपोज की टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, तो वो इनर्शिया होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, रेखी गति कर रहा है, तो अगर वो चल रहा है जिस दिशा में चल रहा है जिस स्पीड से चल रहा है वैसे ही रहना चाहता है, वो अपनी कंडीशन में चेंज नहीं होने देना चाहता है, यानी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी प्रेजेंट कंडीशन के चेंज को अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो नेचर होता है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं, उसको हम जड़त्व बोलते हैं, है ना। और वो जो इनर्शिया होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल है प्रॉपर, है ना। जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है चेंज को, वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बात जब रोटेशनल मोशन की होती है तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया की जगह पर हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली मास पर डिपेंड नहीं करता और कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसका फार्मूला ये है आपके पास I इज इक्वल टू mr², ये मास पर भी डिपेंड करता है और वो मास एक्सिस से चारों तरफ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर भी डिपेंड करता है, और कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे वो एक्सिस भी मैटर करता है, और बॉडी का शेप और साइज भी मैटर करता है। अलग अलग शेप अलग अलग साइज की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है, तो ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, मास पर भी और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी, बॉडी के शेप और साइज पर भी। लेकिन इनर्शिया जो है वो केवल और केवल मास पर डिपेंड करता है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आपको याद रखना है, ठीक है ना। लीनियर मोशन में इनर्शिया जो है, रोटेशनल मोशन में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व गुण है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स मतलब केंद्रीय बल, केंद्रीय बल के अंतर्गत अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है।
अगर कोई पिंड कोई वस्तु केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रही है तो कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है, ये बताना है। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग, और टोटल एनर्जी मतलब कि कुल ऊर्जा। देखिए यहां पर पहले तो सेंट्रल फोर्स की आप डिफिनीशन समझिए। यहां से सेंट्रल फोर्स, जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि ऐसा फोर्स, सेंट्रल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर या उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो। ऐसा फोर्स जिसका डायरेक्शन किसी पॉइंट की ओर या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही तो होता है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इसी लाइन के अलोंग, जो उनको मिलाने वाली लाइन होती है, अगर ये m1 मास है और ये m2 मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही तो लगेगा, एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, है ना, ऐसे। तो ये कहने का मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन एक पॉइंट की ओर या उस पॉइंट से बाहर की ओर है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल जो होता है, ये फोर्स भी आपको पता है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। अट्रैक्शन का है तो ऐसे लगेगा, रिपल्सन का है तो इधर और इधर की तरफ लगेगा, है ना। जब फोर्स का डायरेक्शन एक पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल बोलते हैं। एग्जांपल याद रखना है और इसके बारे में दो तीन और बातें याद रखनी है। पहली बात तो अगर कोई फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा। सेंट्रल फोर्स अगर कोई है तो उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका अपना एक पर्टिकुलर ऐसा डायरेक्शन मिलेगा। और अगर आप इस फोर्स का क्या निकाल ले, टॉर्क निकाल ले, टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग आर क्रॉस, यहां पर एफ की जगह पर ये वैल्यू लिखिए एफ आर और उसके बाद वेक्टर आर। आर कैप आपको पता है, आर कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर आर अपान में आर। आर कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये देखिए वेक्टर आर पहले से था और ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बाहर लिख सकते हैं। और आर कैप को लिखेंगे वेक्टर आर अपान में आर, और यहां पर हमने लिख दिया क्या, एफ और ये आर। और दो वेक्टर, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या रिजल्ट आता है, जीरो आता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू में साइन थीटा। दोनों वेक्टर सेम है तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर दोनों सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल जीरो आएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसलिए दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से अगर अपोजिट भी है तब भी क्या हो जाएगा, 180 और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी, जीरो। तो ये कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। सेंट्रल फोर्स के केस में टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है, ये भी एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है। इसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग होता है, पॉइंट के अलोंग होता है। ये इसके एग्जांपल हैं। इसमें टॉर्क की वैल्यू यानी बल आघूर्ण का मान शून्य होता है। और आपको पता है, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय गति के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं। वैसे ही रोटेशनल मोशन में आएंगे तो आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण बोलते हैं। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को हम बल बोलते हैं और कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को हम बल आघूर्ण बोलते हैं। ये लीनियर मोशन में इस्तेमाल होता है, ये रोटेशनल मोशन में इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा कि सेंट्रल फोर्स के केस में टॉर्क की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, कोई भी सेंट्रल फोर्स हो टॉर्क जीरो आएगा। और टॉर्क जीरो रखेंगे तो इसका मतलब क्या, डी जे बाई डी टी की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब जे की वैल्यू कांस्टेंट थी टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी इसका डिफरेंशिएशन जीरो आया है। और जे जो है यहाँ पर वो कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम है। यानी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपसे सेंट्रल फोर्स ना बोल करके हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देते, तब भी बात वही होती, क्योंकि ये लोग सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है ना।
चलिए, आप लोगों के पास आवाज तो जा रही है, लेकिन मैं अपनी ही आवाज सही से नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर नॉइस थोड़ी ज्यादा फील हो रही है, बट माइक की वजह से आप लोगों के पास अच्छे से पहुंच पा रहा होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना होता है कि सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव होते हैं। सेंट्रल फोर्स जो होते हैं वो नेचर में कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके केस में जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किसी भी मास को, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं, जो भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन की वैल्यू रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे ग्रेविटेशन के एग्जांपल में आपने देखा है, अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके जाना है, चाहे आप ऐसे ले जाइए, चाहे आप ऐसे ऐसे जाइए, और चाहे आप ऐसे सीधे चले जाइए, तीनों ही केस में यहां से यहां जाने पर जो वर्क डन की वैल्यू है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, दैट इज m इंटू जी इंटू एच। यानी कि अगर इस वाले पार्टिकल को यहां से यहां लेकर जाना है, चाहे किसी भी रास्ते से आप लेकर जाएंगे, यहां पहुंचने के बाद जो टोटल वर्क डन होगा वो m इंटू जी इंटू एच के बराबर, यानी इस वर्टिकल हाइट के बराबर होगा, रास्ता आपने कोई भी अपनाया हो। मतलब सेंट्रल फोर्स में या कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन बाय द फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो जो सेंट्रल है वो कंजर्वेटिव भी है, और ये आपके दोनों सेंट्रल और कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, two forces vector F and minus vector 3F act at a perpendicular distance d from each other। दो बल हैं, एक F है और एक माइनस 3F है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर d डिस्टेंस पर काम करते हैं। अब आप बताइए कि d डिस्टेंस पर एक फोर्स आपका कितना है, एक फोर्स आपका F है। तो मान लीजिए हमने दिखा दिया ये हमारा फोर्स कितना है, F है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर d दिया हुआ है, और जो दूसरा फोर्स है वो है माइनस 3F। अब बताइए अगर एक वेक्टर F है तो दूसरा वेक्टर माइनस में 3F है, इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ माइनस लगने का मतलब इस वेक्टर के ये वेक्टर अपोजिट है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ लग जाएगा माइनस में 3 वेक्टर F। ठीक है, करें अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन सही होगी। अगर d डिस्टेंस पर F फोर्स इधर और माइनस 3F फोर्स इधर लग रहा है तो नेट लीनियर फोर्स माइनस 2F होगा, नेट लीनियर फोर्स माइनस 2F होगा, नेट लीनियर फोर्स 0 होगा, नेट कपुल ऑफ मोमेंट 2FD होगा। कपुल ऑफ मोमेंट क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण। कपुल क्या होता है, कपुल का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी पर बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स अगर लगे तो हम कहते हैं कि इन दोनों फोर्सेस ने मिलकर के एक कपुल बना लिया, एक बलयुग्म बना लिया। और इस बलयुग्म का अगर हमें आघूर्ण लेना है, टॉर्क लेना है ना, तो कपुल ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, तो इसके लिए फार्मूला होता है दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स लेंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम बलयुग्म का आघूर्ण बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि बलयुग्म बनने के लिए बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स होना जरूरी है, बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स होना जरूरी है, और इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए, मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर किसी बॉडी पर बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स एक ही पॉइंट पर लगे, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, इन दोनों फोर्सेस का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट लीनियर फोर्स 0 आएगा, और इसका कपुल आप निकालेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं। बट यहां पर इन दोनों फोर्सेस के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो बिना इस डिस्टेंस के आपको कपुल ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा, बलयुग्म का आघूर्ण नहीं मिलेगा। इस केस में आपको बताना कितना लीनियर फोर्स है और कितना कपुल ऑफ फोर्स है। तो इसमें बोल रहे हैं कपुल ऑफ फोर्स कितना है, 2FD के इक्वल है सिर्फ, और लीनियर फोर्स की वैल्यू गिवन है, और लास्ट वाले में बोल रहे हैं लीनियर फोर्स 2F होगा, और कपुल ऑफ मोमेंट, नेट कपुल ऑफ मोमेंट है ना, कपुल ऑफ मोमेंट बोलेंगे, कपुल ऑफ मोमेंट, आघूर्ण को मोमेंट बोलते हैं। ये कितना होगा, ये F इंटू डी के बराबर होगा। सिंपल सा तरीका है, आप माइनस 3F को
ऐसी सिचुएशन में बनाने के लिए, कपुल बनाने के लिए क्या करना होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स चाहिए। इधर F है तो इधर भी आपको F लेना होगा, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। तो -3F में से एक आप मान लीजिए ये आपका -F हो जाएगा, और बाकी एक और इमेजिन करिए माइनस में 2F हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलकर के एक कपुल बनाएंगे, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है और इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में इतना डिस्टेंस भी है ना। तो ये वाला फोर्स और ये वाला दोनों फोर्स मिलकर के एक कपुल बनाएंगे, और उस कपुल का मोमेंट कितना हो जाएगा, कपुल का मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपुल, मोमेंट ऑफ कपुल, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण अगर आप निकालेंगे तो दोनों में से एक फोर्स आप लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये वाला फोर्स ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट जो लीनियर फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बचेगा वो -2F होगा। ये वाले F से ये वाला F कैंसिल हो जाएगा, ये 2F बच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेट लीनियर फोर्स 2F हो जाएगा, और नेट जो कपुल ऑफ मोमेंट होगा, एक्चुअल में इसको मोमेंट ऑफ कपुल बोलना चाहिए, तो जो मोमेंट ऑफ कपुल होगा वो FD के बराबर होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, क्या साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल में कुछ कर भी नहीं सकते ना, इस चीज का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि माइक को हाथ में लेकर के ऐसे बोल सकते हैं और डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a spherical ball rolls on a table without slipping, then the fraction of its total energy associated with rotation is। क्या बोल रहे हैं, एक स्फीरिकल बॉल है, एक स्फीरिकल बॉल है जो रोल करता है ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग, एक टेबल के ऊपर एक बॉल बिना फिसले हुए आगे बढ़ रहा है, रोल कर रहा है, लुढ़कते हुए आगे जा रहा है। Then the fraction of its total energy associated with rotation is। इसकी टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशन से रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है। आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे मोशन करे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर रहते हुए यहीं पर रोटेट करते हुए रहे, इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट रोल करता है, लुढ़कता है, तो वो रोटेशनल मोशन भी करता है और ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन भी करता है। लुढ़कता हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो घूर्णन गति भी करता है और रेखीय और स्थानांतरी गति भी करता है। तो रोल करते टाइम इसके पास जो एनर्जी होगी उसमें हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों लिखेंगे, है ना। ट्रांसलेशन की वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है के ट्रांसलेशनल, ये बनता है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ के रोटेशनल, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ रोलिंग मोशन की बात करें तो के रोलिंग मोशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये बताना है कि देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन, टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशन से रिलेटेड है, टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा रोटेशन से रिलेटेड है, यानी हमें निकालना के रोटेशन अपान में के टोटल एनर्जी। टोटल मतलब ये रोलिंग वाली एनर्जी है ना। तो रोटेशन वाली एनर्जी कितनी, 1/2 इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, और ये आपकी के टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू में आई ओमेगा का स्क्वायर।
और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, स्फीरिकल बॉल। ये तो इन्होंने दिया नहीं कि ये बॉल कैसा है, खोखला है या फिर सॉलिड है, बट अगर ये स्फीरिकल बॉल इन्होंने करके दिया हुआ है तो हम इसको सॉलिड मान करके चलते हैं, हालांकि इन्होंने ये चीज बोला नहीं है। नहीं, -2f का कोई मतलब वहां नहीं है पिछले सवाल में। ये माइनस सिर्फ ये बताने के लिए था, ये माइनस सिर्फ ये बताने के लिए था जो फोर्स इधर लग रहा है दूसरा वाला फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यानी अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को खाली दिखाते, डायरेक्शन अगर हमने अपोजिट कर दिया तो हम इस माइनस को इग्नोर कर सकते थे। ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए था, है ना। यानी इधर 3f का फोर्स लग रहा है, इधर f का फोर्स लग रहा है, इसी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो माइनस का सिंबल था। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 3f की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के कितना बचेगा, 2f बचेगा, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। इस वाले फार्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओमेगा वाले टर्म को v में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ कॉमन हो पाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और I की वैल्यू रखनी पड़ेगी। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो स्फीरिकल बॉल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, पहली बात तो 1/2 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2/5 और m और रेडियस r का स्क्वायर, और ओमेगा की जगह पर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर का मतलब v² अपान में r का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा m और ये v² पहले से है, प्लस यहाँ पर आएगा I का मतलब 2/5 mr², और सेम चीज वही ओमेगा स्क्वायर मतलब v² अपान में r का स्क्वायर। देखिए r² से r² कैंसिल, r² से r² कैंसिल, और यहाँ से m, यहाँ से भी m, यहाँ से भी m, यहाँ से v², यहाँ से v², यहाँ से v², ये पूरा कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, ये आपको मिलेगा 2/5 डिवाइडेड बाई 1 + 2/5, 1 + 2/5, 5 + 2 7/5, रिवर्स करके मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 2/7। यानी आपको मिलेगा k रोटेशनल अपान में k टोटल, टोटल का मतलब रोलिंग मोशन, ये रेशियो आ जाएगा 2/7 के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साउंड पहले ही सही था तो कर देते हैं, थोड़ा तो डिस्टर्ब हो ही गया है आज का क्लास, बट गैप करने वाली सिचुएशन नहीं है, नहीं तो हम कैंसिल भी कर देते। ठीक है, आज मैनेज कर लीजिए किसी भी तरह से आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। The gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to the radius r of the earth due to the gravity at the earth surface। क्या बोल रहे हैं, the gain in potential energy, पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है, रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सरफेस से कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएं, जितना अर्थ का रेडियस है उसके रेडियस के बराबर हाइट तक इसको ऊपर लेकर के जाएं, यानी h की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाए, और ये ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का, इसको उठा के यहां पर लेकर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। अर्थ के सरफेस से r हाइट के इक्वल अगर m मास के ऑब्जेक्ट को लेकर जाएं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। पहले तो आप ये समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ जाएगी। आपको पता है कि हर एक सरफेस, मतलब सरफेस या किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास अपने लोकेशन की वजह से एक एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी नाम देते हैं। अब जैसे ही आप इसको यहां से ऊपर लेकर जाएंगे तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, और आप इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करके ले जाएंगे। जितना आपने वर्क किया, जितना आपने एनर्जी खर्च करी, वही एनर्जी इस बॉडी के पास चली गई, उसके अंदर एडिशनल एनर्जी आ गई। इस वजह से जितनी एनर्जी इसके पास यहाँ थी उससे यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां ले जाने के लिए आपने और इन्वेस्ट किया है एनर्जी, तब जाकर के ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया है ना।
अगर ये अपने मन से जाता तो इसकी एनर्जी बढ़ती नहीं बल्कि घटती। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर लाना हो तो अपने मन से नीचे चला जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे लेके जाना है तो अपने आप से जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड खुद काम करती है, इसको नीचे लेके जाती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है जब सिस्टम खुद काम करता है। और जब हमें खुद अलग से बाहर से करना होता है तो सॉरी, अगर हम पार्टिकल को फोर्स लगा करके बाहर से ऊपर लेकर जाते हैं तो हमने जितना भी वर्क किया है, वर्क इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। कल आपने देखा था हीट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो जितनी हमने एनर्जी खर्च करी वो एनर्जी इसमें ऐड हो जाएगी, तो यहाँ वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सरफेस वाली पोटेंशियल एनर्जी को यूएस बोलते हैं और एच हाइट पर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी को यूएच बोले। तो इन दोनों का फार्मूला याद रखिए। पहली बात, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल एम मास का कोई पार्टिकल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है माइनस में GMEM और अपान में ये डिस्टेंस यानी कि स्मॉल r। h हाइट और बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस में GMEM और अपान में हो जाएगा RE प्लस कितना h। तो आप देखिए यहाँ पर R है और यहाँ पर RE प्लस h है। अपान वाली वैल्यू आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, और ये वैल्यू बढ़ा देंगे तो डिवाइड करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू कम आएगी, और माइनस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी कम होती है वो उतनी बड़ी नंबर होती है। तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से ज्यादा बड़ा है। जैसे ये -5 है तो ये -3 है, और -3 -5 से बड़ा होता है। तो UH की वैल्यू US से बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? अगर आप इसको निकालना भी चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U। किसके इक्वल आएगा, UH में से US को माइनस कर दीजिए, इस वाली एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को माइनस कर दीजिए, तो यहां से यहां ले जाने पर कितना एनर्जी बढ़ा था वो पता चल जाएगा। और इसमें से इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो हम सीधे लिख दे रहे हैं mgh1 + h/RE। ये है पोटेंशियल एनर्जी में ग्रोथ का फार्मूला। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप याद कर लीजिए आज की, हम जब ये कहते हैं कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U का फार्मूला m × g × h है, गलत है ये। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कोई पार्टिकल है, हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना है, m × g × h, गलत है ये इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इतना होता है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अर्थ के सरफेस से यहां पर जाएं और यहां वाली पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने, अगर 0 मान लें तो यहां से यहां जाने पर इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। मतलब ये इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चले तो h हाइट जाने के बाद कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, mgh के इक्वल बढ़ जाएगा। ये इंक्रीमेंट की वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा सही नहीं होती है। एक्चुअल में इंक्रीमेंट का ये फार्मूला होता है, mgh के अपान में ये वाला टर्म भी आता है। और अगर इसमें हम ये मान लें कि h की वैल्यू रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, जो हाइट हमने लिया हुआ अगर वो हाइट अर्थ के रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड करने पर 1 से बहुत छोटी आती है, ऐड करने के बाद ये दोनों मिलाकर 1 बन जाता है। तो ऐसे केस में आपको डेल्टा U की वैल्यू कितनी मिलती है, mgh/1 दैट इज इक्वल टू m × g × h। ठीक है, तो ये फार्मूला कंडीशनल है कि अगर अर्थ के सरफेस से हाइट बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होता है वो mgh के इक्वल है, और अगर हाइट थोड़ी ज्यादा है तो mgh/1 + h/RE। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर पोटेंशियल की चाहिए तो ये फार्मूला है -GMEM/RE + h। सरफेस पर चाहिए तो h की वैल्यू 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो हाइट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया वो हाइट रेडियस के इक्वल है, तो जो इंक्रीमेंट होगा पोटेंशियल एनर्जी का, h की जगह पर r रखेंगे, रेडियस का h की जगह पर अगर हम r रखें, इफ h इज इक्वल टू r, तो ऐसे में जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, mgh/1 + r/r, कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, ये आ जाएगा 1/2 × m × g × r। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, लगभग हर क्लास के अंदर ये क्वेश्चन होता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंस है इसका, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए इस सब चीजों के बावजूद भी।
ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर अगर थियरी करने लगेंगे, जैसी चीजें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से एक भी चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। और थियरी ऑलरेडी मास्टर बैच 1.0 2.0 में हो चुका है, पहले स्ट्रेटजी वीडियो में बता चुके हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, वहां क्लियर हो जाएगा। केपलर्स लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। केपलर के आपको पता है ग्रहों से रिलेटेड 3 रूल इन्होंने बताए थे, जिनको हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन बोलते हैं। हम शॉर्ट में इसकी समरी आपको बता दें। केपलर के कितने लॉज थे? 3 लॉज थे। केपलर के 3 लॉज थे। पहला जो इनका लॉ था, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, और इसके हिसाब से कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, यानी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, यहां पर हमारा प्लैनेट कहीं पर घूम रहा होता है, सन या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। इस पॉइंट को या इस पॉइंट को हम इलिप्टिकल पाथ का फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो अगर सन यहां पर है या यहां पर है और प्लैनेट हमारा यहां पर होता है और प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है, ये केपलर का पहला रूल है। केपलर का दूसरा रूल है, जिसको हम लॉ ऑफ एरियल स्पीड बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियल स्पीड बोलते हैं। और ये लॉ ऑफ एरियल स्पीड ये बोलता है कि ये जो प्लैनेट है और ये जो सन है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है, ये इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करती है। अगर टी टाइम के अंदर ये प्लैनेट यहां से यहां पर जाएगा, ये पूरा एरिया कवर होगा, उतने टाइम में ये प्लैनेट यहां से अगर यहां जाएगा, ये पूरा एरिया कवर होगा, और ये दोनों एरिया की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी अगर टाइम की वैल्यू बिल्कुल सेम थी तो। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि प्लैनेट और सन को मिलाने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है, और किसी भी टाइम में पार्टिकल जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी टाइम में पार्टिकल कुछ एरिया कवर कर रही है, उसको हम एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो लॉ ऑफ एरियल स्पीड ये कहता है कि एरियल स्पीड इज कांस्टेंट। इसमें इन्होंने बोला कि एरियल स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। प्लैनेट का सन के अराउंड एरियल स्पीड कांस्टेंट होता है। एरियल स्पीड का मतलब एरिया अपान में टाइम, जैसे लीनियर स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपान में टाइम, वैसे एरियल स्पीड का मतलब है एरिया अपान में टाइम, और इसका फार्मूला होता है J अपान में 2m। एरियल स्पीड का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा J अपान 2m के इक्वल, और केपलर के हिसाब से ये एरियल स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट मींस J अपान 2m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब बताइए, एरियल स्पीड कांस्टेंट है यानी J अपान 2m की वैल्यू कांस्टेंट है, और m क्या है? इस प्लैनेट का मास। प्लैनेट का मास मोशन की वजह से नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब J की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से क्या निकल के आएगा? J इज कांस्टेंट। J इज कांस्टेंट मतलब J की वैल्यू कंजर्व है, और ये जो J है वो है क्या? एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। ठीक है ना, एरियल स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब J की वैल्यू कांस्टेंट। J की वैल्यू का मतलब J1 इज इक्वल टू J2, मतलब प्लैनेट आपका कहीं पर भी रहे उसका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला भी होता है m इंटू वी इंटू आर, तो आप लिखेंगे m1 v1 r1 इज इक्वल टू m2 v2 r2, आप ऐसा लिख सकते हैं। और प्लैनेट का मास सेम रहेगा, इसलिए मास से मास को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिस टाइम प्लैनेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस टाइम रेडियस कम होगा, जिस टाइम वेलोसिटी कम होगी उस टाइम रेडियस ज्यादा होगा, यानी v और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जिस टाइम प्लैनेट तेजी से चल रहा होगा उस टाइम वो यहां से सबसे नजदीक होगा, और जब ये दूर होगा तो वो धीरे धीरे चलेगा। ये फार्मूला कह रहा है केपलर्स लॉ ऑफ एरियल स्पीड। और तीसरा जो इनका लॉ है वो ये कहता है कि सन और प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है, सन और प्लैनेट के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, जहां आर का मतलब है प्लैनेट और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस। आर का मतलब है प्लैनेट और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस या सेमी मेजर एक्सिस, यानी इस पूरी लेंथ का आधा, ये आर है। अगर मान लीजिए हम इसको बोल दें R2 और इसको बोल दें हम क्या? R1, यहां पर प्लैनेट की वेलोसिटी को बोल दें V2 और यहां पर वेलोसिटी को बोल दें V1, तो ये एरियल स्पीड वाला लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है कि V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2। इसका मतलब V और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, और V और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R।
मतलब जहां आर की वैल्यू कम वहां वी की वैल्यू ज्यादा, जहां आर की वैल्यू कम वहां वी की वैल्यू ज्यादा। मतलब जब हमारा प्लैनेट सन के सबसे करीब होगा उस टाइम उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब हमारा प्लैनेट सन से बहुत दूर होगा, आर की वैल्यू ज्यादा होगी, उस टाइम वी की वैल्यू कम होगी। तो प्लैनेट जब सन के बहुत नजदीक होता है तो तेजी से घूमता है, और दूर होता है तो धीरे धीरे घूमता है। ये है आपका लॉ ऑफ एरियल स्पीड। और तीनों चारों पॉइंट इसमें याद रखना है। इसमें पहली बात तो ये कांस्टेंट होता है, फिर ये j/2m के इक्वल होता है, यहां से j कांस्टेंट होता है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये कंक्लूजन निकलता है। और एक और बात जो हम अगले सवाल में अभी सॉल्व कर लेंगे कि ये R2 और ये R1 के अंदर, ये R2 और ये R1 के अंदर एक रिलेशन होता है, वो होता है R2/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपान में 1 माइनस ई। आपको पता है किसी भी इलिप्टिकल पाथ का एक टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा, उत्केंद्रता बोलते हैं आई थिंक इसको, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी होता है ये। तो R2 यानी ज्यादा वाली लंबाई और ये कम वाली लंबाई, R2/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपान में 1 माइनस ई। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना। यहाँ R का मतलब क्या है, R का मतलब है इस डिस्टेंस यहां से लेकर ये जो पूरा डिस्टेंस है इसका एवरेज, पूरा कितना डिस्टेंस होगा R1 और प्लस में R2 उसका आधा कर देंगे। यहाँ R का मतलब क्या हुआ, R1 प्लस R2 अपान में। ठीक है, ये पूरा केपलर का रूल है, और इस फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भी एक तरीके से इसका आंसर आप बता सकते थे, केपलर का जो ये लॉ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स के अंदर जब मोशन होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है और टॉर्क जीरो रहता है। हमने पीछे के एक सवाल में डिस्कस किया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है, उसके प्रभाव में मोशन कर रहा है, तो उसका टॉर्क जीरो होता है और उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमें पता है। और जो प्लैनेट का मोशन हो रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर यानी कि सेंट्रल फोर्स के अंडर हो रहा है, तो उसमें भी वो बात लागू होगी, और वही सेम रिजल्ट हमें देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टोटल एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट इज E0, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू E0 है, और वो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए, चलिए बताइए स्थितिज ऊर्जा का मान। इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, देखिए अगर मान लेते हैं हम ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर कोई भी सैटेलाइट, यहां पर कोई भी सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये, और ये अर्थ के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, तो इस सैटेलाइट के पास दो टाइप की एनर्जी होती है। एक तो मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा इसके ऊपर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, तो इस खास पोजीशन में बने रहने के लिए इसके पास एक एनर्जी है जो पोजीशन की वजह से आती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सिस्टम की उसके खास पोजीशन, खास कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसकी स्पीड या मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका अपना एक खास पोजीशन भी बना हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी, और ये चल भी रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसकी बात करें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले की, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी पार्टिकल जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस में G_MEM और अपान में क्या होता है, अगर ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है तो यहाँ पर RE प्लस H, और अगर अर्थ के सरफेस के पास में है तो H की वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो R लिखेंगे। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और जो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग बोलते हैं।
जिसका फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन यूज करेंगे, ये फार्मूला तुरंत आ जाएगा इसका। एक मिनट। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसकी स्पीड निकालनी है, तो आपको पता है कि सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन करने के लिए जरूरी होता है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। तो अगर ये सैटेलाइट अभिकेंद्रीय, इसको घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा होगा, तभी ये घूम रहा है यहाँ पर। और घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिल रहा है, इस सैटेलाइट के ऊपर अर्थ की वजह से लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ही इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है मास और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, और अपान में जो भी आपने इसको बोला है, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को स्मॉल आर बोल दे, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू एफ जी कितना हो जाएगा, जी m1 मतलब मास ऑफ अर्थ, m2 मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, अपान में आर का स्क्वायर मतलब दोनों के सेंटर का स्क्वायर, दैट इज आर का स्क्वायर। ये आर से ये आर कैंसिल, ये मास से ये मास कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी एम और अपान में स्मॉल आर। अगर ये h हाइट पर है तो स्मॉल r की जगह पर आर ई प्लस एच लिखेंगे, ये हो जाएगा जी एम और ये आर ई प्लस एच। ये फार्मूला बन गया आपका, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड या कक्षीय वेग या चाल, ठीक है ना। ऑर्बिटल स्पीड अलग होता है, यानी कि कक्षीय वेग अलग होता है, और पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी अलग होता है। आगे हम एक क्वेश्चन के अंदर उसका रिलेशन भी डेवलप करेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखिए कि सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसकी स्पीड को ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, और उसका फार्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपान में स्मॉल आर। और ये फार्मूले से साफ साफ पता है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, केवल एक बात पर डिपेंड करता है कि सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, यानी इस h की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और ये फेमस सवाल है, इसका सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पर एक सैटेलाइट है और एक दूसरा सैटेलाइट ले लें जिसका मास बहुत ज्यादा हो, तो क्या एक ही ऑर्बिट में घूमते टाइम दोनों सैटेलाइट की स्पीड अलग अलग होगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो इसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, इसके ऑर्बिट यानी कि अर्थ के सरफेस से हाइट या अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। और अगर सेम ऑर्बिट है तो दोनों के लिए h की वैल्यू सेम है, तो दोनों की ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी, दोनों सेम स्पीड से आगे चलेंगे और आपस में कभी भी नहीं टकराएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बात भी आप याद रखिए। और अभी हम इसके आंसर पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं डिपेंड्स ओनली अपॉन h, ये केवल h की वैल्यू पर डिपेंड करता है और किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। और यहां से आप देखिए, आप निकालेंगे वैल्यू इसकी 1/2 इंटू मास ऑफ सैटेलाइट, और v नॉट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा जी एम, और अपान में कितना है ये आर ई प्लस एच। तो कुल मिला के आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लीजिए, 1/2 जी एम एम और अपान में हो जाएगा ये आर ई प्लस एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये u की वैल्यू ये k की वैल्यू को ऐड कर दीजिए तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और इसको इन्होंने नाम दिया ई नॉट। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच, ये प्लस में 1/2, ये माइनस में 1, -1 प्लस 1/2, -1 और प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे, -1/2 आ जाएगा, तो माइनस में 1/2 जी एम ई एम अपान में हो जाएगा आर ई प्लस एच। ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फार्मूला, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का फार्मूला। और यहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनेंगे। पहला, सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी आपको मिल रही है, अगर आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ध्यान से देखें, ये एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल वैल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी की थी, बस ये माइनस में है और काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं था। तो आप कह सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू माइनस में के। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के निगेटिव के बराबर होता है, पहला। और दूसरा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए, यही वाली न्यूमेरिकल वैल्यू सब कुछ है, सिर्फ ये अपान में अगर 2 आ जाता
तो ये यहाँ पे अगर 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दे तो यही वाली वैल्यू मिल जाएगी। मतलब टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर लिख सकते हैं, U नॉट अपॉन 2 के इक्वल लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप यहां से कंपेयर कर लीजिए, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा। यहां से आप निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी U, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में क्वेश्चन मुश्किल है। हाँ, रफ्तार बैच ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें सारा कंप्लीट वो पूरा कंटेंट जो आपका था TRE2 के लिए वो पढ़ाया गया है, आप वहां से फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बधाई ये हमारे PGT में सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, नंबर कैसे दे दें अब क्लास, इस लाइव क्लास में नंबर कैसे दे दें? बहुत सारे मैसेज आने लगेंगे, बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, वहां पर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम पर, वहां पर आप मैसेज करिएगा ग्रुप में जाकर के, वहां से हम कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 1 घंटे बीत गए और अभी तक हम 7 क्वेश्चन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अर्थ इज कॉन्ट्रैक्टेड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट एनी लॉस टू इट्स मास, द डे विल बी ऑफ। अगर पृथ्वी ऐसे सिकुड़ जाए कि इसकी त्रिज्या आधी हो जाए, अगर पृथ्वी ऐसे सिकुड़ जाए कि इसकी त्रिज्या आधी हो जाए, विदाउट एनी लॉस टू इट्स मास, मतलब अगर ये पृथ्वी है और ये सिकुड़ करके पृथ्वी छोटी हो जाए तो कॉमन सी बात है मास भी आधा हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में बोला गया है नहीं, पृथ्वी सिकुड़ करके ऐसी हुई है कि रेडियस जितना भी पहले था, अब नया जो रेडियस है इसका वो पहले से आधा हो चुका है, लेकिन जो इसका मास है पहले वाला ही मास है। ये बात का अगर ध्यान रखें तो आपको बताना है, यहां वाले पृथ्वी के ऊपर, इस वाली पृथ्वी के ऊपर जो इमेजिनरी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या अभी प्रेजेंट वाली पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, लेकिन मास वही पहले वाला है, तो बताना यहां पर जो एक दिन होगा वो कितने घंटे का होगा, जो एक दिन होगा वो कितने घंटे का होगा। देखिए, एक दिन का क्या मतलब होता है, एक दिन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो अर्थ है, आपको पता है ये अर्थ अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करता है और इसके साथ साथ ये सन के चारों रिवॉल्व भी करता है। तो अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर जो रोटेट कर रहा है, एक रोटेशन पूरा करने में, ये अपने एक्सिस पर ही एक चक्कर पूरा घूमने में जो टाइम लगाता है उसको हम एक दिन बोलते हैं। और ये सन के चारों ओर एक चक्कर ऐसे रिवॉल्व करने में जो टाइम लगाता है उसको हम एक साल बोलते हैं। इधर ये सन के चारों ओर घूमने में जो टाइम लगा रहा है वो एक साल होता है, और अपने चारों ओर घूमने में जो टाइम लगा रहा है वो एक दिन होता है। और हमारे यहाँ जो एक दिन है उसको हमने 24 घंटे में डिवाइड किया है, और जो एक साल है उसको 365 दिन में डिवाइड किया है। बताइए, अगर इस पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाएगी तो क्या ये जो आपका अर्थ है वो अपने इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेट हो रहा था उस रोटेशन की स्पीड इसकी कम या ज्यादा हो जाएगी? अगर इसके रोटेशन की स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी तो एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाएगा वो इस वाले टाइम से अलग लगाएगा, और इसको भी अभी भी एक दिन ही बोलेंगे। एक रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लगाएगा उसको एक दिन ही बोलेंगे, लेकिन ये वाला एक दिन इस वाले एक दिन से अलग होगा। यहाँ का एक दिन जो होगा उसमें 24 घंटे नहीं होंगे, वो 24 घंटे से कम या ज्यादा हो सकता है। तो आप जरा एक चीज देखिए, इन दोनों ही केस में क्या हुआ, जब आपने इसके मास को चेंज किया, सॉरी इसके रेडियस को चेंज किया, तो आपने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, और जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू डीजे बाई dt फार्मूला है, और आपने पढ़ा हुआ है इफ टाउ इज इक्वल टू 0, अगर एक्सटर्नल बल आघूर्ण 0 है तो ऐसे में J की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और J का फार्मूला होता है I इंटू ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, तो आप लिखते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये फार्मूला बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जे की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जो यहां पर केस दिया हुआ है वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करेगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो अलग है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है वो अलग होगा। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो 2/5 इंटू मास और इसके रेडियस का स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 मास और इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि कोई टॉर्क आप नहीं लगा रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क आपने नहीं लगाया है, तो आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। आई यहां पर अगर आप ध्यान से देखें घट रहा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम यहां पर लिखें तो क्या लिखेंगे, I1 की वैल्यू लिखिए 2/5 mr², I1 हो गया, इंटू में ओमेगा 1, ओमेगा का मतलब होता है 2π/t, टी मतलब यहाँ का एक टाइम पीरियड का टाइम जिसको हम एक दिन बोलते हैं, यानी 24 घंटे, 24 घंटे, ये T1 इज इक्वल टू, ये I2 की वैल्यू लिखेंगे 2/5 m और ये हो जाएगा r²/4 और इंटू में ये ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 2π/T2। सॉल्व करिए, 2/5 m 2/5 m कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, कुल मिला के आपको मिलेगा 1/T1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू T2। हमें T2 निकालना है तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1/4 और T1 मतलब इस वाले अर्थ का एक दिन यानी 24 घंटे, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 घंटे बटे में 4 यानी कि 6 घंटे। यानी यहाँ पर ये अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगाएगा जिसको एक दिन बोलेंगे, लेकिन ये एक दिन मात्र 6 घंटे का होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, the change in the value of small g at a height small h from the surface of earth is the same as at a depth x below the surface of the earth. The change in the value of small g, small g की वैल्यू में जो चेंज आता है h हाइट ऊपर जाने के बाद, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जाने के बाद g की वैल्यू बदल जाती है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर अगर हम इसको g बोलें तो यहाँ पर आपका g डैश हो जाता है, और ये जो g डैश है वो यहाँ वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू से कैसे रिलेट होता है, इसका फार्मूला है g डैश इक्वल टू g अपान 1 प्लस h अपान r e का होल स्क्वायर। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर g की वैल्यू चेंज होती है और चेंज होकर के g डैश हो जाती है, और अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने की बजाय अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर जाएं, यहाँ पर h हाइट पर गए हैं, अगर यहाँ h डेप्थ में जाएं तो h डेप्थ, ये सेंटर है अर्थ का, अगर h डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पर भी g डैश आएगा और यहाँ वाली वैल्यू g थी। मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तभी बदल जाती है, अंदर जाते हैं तभी बदल जाती है। यहाँ वाली जो g डैश की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो g डैश इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान में r e, ये फार्मूला होता है। और दोनों ही केस में ये बात याद रखिए, अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तब भी g डैश की वैल्यू g से कम है, और अर्थ के सरफेस से अंदर गए तब भी g डैश की वैल्यू g से कम है। मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाइए, अर्थ के सरफेस के अंदर जाइए, दोनों ही केस में g की वैल्यू घटती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है। यानी सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है, यही अर्थ के सरफेस पर, सबसे ज्यादा g की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर है। ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, अंदर जाएंगे तब भी घटेगा। तो ये फार्मूला हाइट पर जाने पर ये फार्मूला होता है और डेप्थ में जाने पर ये फार्मूला होता है। अब सवाल पर आते हैं, The change in the value of small g at a height small h from the surface of the earth is the same as at a depth small x below the surface of the earth. करें अर्थ के सरफेस से h हाइट पर जाने पर जो चेंज आता है उतना ही चेंज आता है, उतना ही चेंज आता है अर्थ के सरफेस से x डेप्थ में जाने पर। मतलब h हाइट पर जाइए या x डेप्थ में जाइए, यानी ये जो h जिसको हमने बोला वो इन्होंने बोला x, तो हम भी यहां पर x लिख देते हैं, x। करें h हाइट पर जाने पर जो g की वैल्यू बदल के आती है
और x डेप्थ में जाने पर जो g की वैल्यू बदल के आती है वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप बताइए इस x और h के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस वाले x और इस वाले h के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर g डैश की वैल्यू इस वाले g डैश की वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। और एक शर्त दिया हुआ है कि जो x की वैल्यू है वो और h की वैल्यू है वो ये r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ये जो x की वैल्यू है और जो h की वैल्यू है वो r की रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट केस बनता है, जब ये h की वैल्यू r से कम हो, यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं और ये रिजल्ट आता है g डैश इज इक्वल टू g, बाइनोमियल थ्योरम ये ऊपर जाएगा और ये पावर आके मल्टीप्लाई होता है तो ये रिजल्ट बनता है 1 माइनस में 2h अपान में r, ये बनता है। लेकिन ये केस तभी यूज करेंगे जब हमें ये बात पता हो कि h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से कम है। यहाँ पर ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, बाइनोमियल थ्योरम जैसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर ठीक है जैसे है वैसे रहेगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को आपस में इक्वेट कर दीजिए, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, g डैश और g डैश दोनों को, इसको डबल डैश बोल दीजिए, इसको g डैश बोल दीजिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो g इंटू 1 माइनस 2h अपान में आर ई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा g ब्रैकेट में 1 माइनस x अपान में आर ई, और g की वैल्यू g से कैंसिल, और ये 1 से ये 1 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2h अपान आर ई है, आर ई से ये आर ई कैंसिल, कुल मिला के यहाँ से सिर्फ बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h, x इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल x इक्वल टू 2 इंटू एच हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मास m एज। किसी भी पार्टिकल का एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग मास पर कैसे डिपेंड करता है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मतलब यह है किसी पार्टिकल को हम अर्थ के सरफेस से ऐसे प्रोजेक्ट करें और अगर उसको फेंकने के बाद वो पार्टिकल अर्थ के सरफेस से हमेशा के लिए बाहर चला जाए, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, वापस कभी ना आए, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, एस्केप वेलोसिटी। अगर किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से फेंक दें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा, दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगा। अगर पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंकेंगे लौट के वापस आ जाएगा। अगर पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे, या तो एस्केप वेलोसिटी से फेंके या तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंके, तो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा। और बाहर जाने का मतलब समझिएगा, अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है किसी भी पार्टिकल का जो अर्थ के सरफेस के आसपास कहीं पर है, अगर हम उसकी टोटल एनर्जी निकालें, या सैटेलाइट का ही केस हम देखें, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो निगेटिव होती है। आप देखिए टोटल एनर्जी आपने निकाला था कितना, माइनस में 1/2 GMEM और अपान में क्या, RE। कोई सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव आती है। निगेटिव एनर्जी का मतलब क्या, कि आपका वो सैटेलाइट या वो पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड है। अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, या मतलब 0 हो जाए, या पॉजिटिव कोई वैल्यू हो जाए, तो वो सैटेलाइट, वो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा। तो ध्यान रखना, नेगेटिव एनर्जी का मतलब है बाउंडेड है, पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड है। यहां पर अगर किसी भी मेथड से हम एनर्जी को पॉजिटिव कर दें और 0 कर दें, तो वो पार्टिकल बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा, और जब फ्री हो जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और इसकी पार्टिकल की एनर्जी 0 करने के लिए क्या करना होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो इसके वेलोसिटी के बराबर, इसके वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, ये फ्री हो जाएगा। अगर इसको हमने क्या कर दिया, इसके वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी दे दिया, तो इसकी एनर्जी 0 ही नहीं होगी बल्कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएगी, और इस केस में भी पार्टिकल एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा, वापस लौटकर नहीं आएगा। तो दोनों बातें याद रखना आपको, यानी एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है
जब पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए स्केप कर जाएगा। बाकी आप अगर इसके वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से भी फेंकेंगे तब भी बाहर जाएगा, लेकिन इससे कम पर आप फेंकेंगे तो बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में पार्टिकल की टोटल एनर्जी नेगेटिव ही रह जाएगी और वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाउंडेड ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो पलायन वेग का हम फार्मूला सीधे लिखें तो इसके वेलोसिटी का सीधा सा फार्मूला है √2 gm, जी मास ऑफ अर्थ, और अपान में अगर हम रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ अर्थ, ये ऐसे, ठीक है। और अगर ये पार्टिकल जो है यहाँ पर अगर हम किसी सैटेलाइट की बात करते और वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास होता तो ये उसके लिए एस्केप वेलोसिटी होता और ये उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी होता, जिसका फार्मूला gm अपान में स्मॉल r लिखते इक्वेशन नंबर 2। ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी है। इसी वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो gm अपान r स्क्वायर को स्मॉल g बोलते हैं, ये 2gre या 2gr बन जाएगा। और यहाँ पर 2 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा, g इंटू में r के इक्वल आएगा। ये 1 हुआ इक्वेशन, ये 2 हुआ। इन दोनों के बीच का रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू ये √2 को छोड़ करके बाकी जो भी पार्ट आ रहा है रूट में gr, वो पूरा ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। मतलब अगर पार्टिकल या सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स कर दें, √2 टाइम्स मतलब 1.4 टाइम्स, यानी लगभग 1.5 गुना। अगर कोई सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस के चारों ओर घूम रहा है, अगर हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को 1.5 गुना बढ़ा दें तो वो वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हमेशा के लिए एस्केप कर जाएगा, भाग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। अर्थ के सरफेस के पास घूमने वाले सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो लगभग 8 किलोमीटर 7.96 आता है, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और जो उसकी एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू भी आप याद रखिए। ये कब की बात है, जब h की वैल्यू बहुत कम हो r से, तब मतलब अर्थ के सरफेस के बहुत ही नजदीक। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ही नजदीक है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड और उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस केस में सैटेलाइट के केस में एक और बात याद रखना है, टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो इसका फार्मूला आता है 2πre अपान में g, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये वही 84.6 मिनट आता है। कल की क्लास में हमने इस बारे में भी बात किया था। कल वाली क्लास में हमने बोला था कि कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास हो, रिवॉल्व कर रहा हो, तो अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा, 84.6 मिनट का टाइम लगाएगा। कितनी स्पीड से भागेगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा सैटेलाइट, ठीक है। और आपका चाहे एस्केप वेलोसिटी हो और आपका चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, दोनों ही फार्मूले में सिर्फ अर्थ का मास आ रहा है, अर्थ का रेडियस आ रहा है, कैपिटल G आ रहा है, बट सैटेलाइट का या उस पार्टिकल का मास नहीं आ रहा है। यानी ये दोनों मास इंडिपेंडेंट होते हैं, मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, पार्टिकल के मास पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो m⁻0 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। While orbiting around the earth in a spaceship, an astronaut experience, अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री है, और किसी स्पेसशिप के अंदर, अंतरिक्ष यान के अंदर बैठा हुआ है और वो अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, तो वो आदमी कैसा महसूस करता है। अगर ये आपका हुआ अर्थ, या हुआ कोई स्पेसशिप, या मान लीजिए कोई स्पेसशिप है और ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो इसके अंदर जो आदमी है वो कैसा महसूस करेगा। तो इसके अंदर जो आदमी है वो क्या महसूस करता है, आपको पता है हमारा जो वेट होता है वो हमें क्यों महसूस होता है, क्योंकि हम जिस भी सरफेस पर खड़े होते हैं अपने वेट की वजह से एक फोर्स लगा रहे होते हैं। हम अपने पैरों से जमीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, और जब हम ये फोर्स लगाते हैं तो ये सरफेस भी हमारे ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है।
जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन R बोलते हैं। और अगर ये हमारा ऐसा सरफेस है जिस पर हम रुके हुए हैं तो नॉर्मल रिएक्शन R हमारे एक्चुअल वेट mg के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं ये हमारा वेट है। हमारा ये वेट हमें फील क्यों हो रहा है? इस नॉर्मल रिएक्शन, इस रिएक्शन की वजह से फील हो रहा है। हमारा वेट तो है, लेकिन अगर ये नॉर्मल रिएक्शन काम ना करे तो हमें हमारा वेट फील नहीं होता है। और ऐसी 3 लोकेशंस हैं जहां पर हमें हमारा वेट फील नहीं होता है। वो कंडीशन आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो लिफ्ट का एक केस समझिए। अगर किसी लिफ्ट में आप खड़े हैं और ये लिफ्ट किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो आपको जो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर महसूस होगी, मतलब आपको जो भार आपका महसूस होगा, वो आभासी भार, वो अपारेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन आर किसके इक्वल होता है? mg प्लस ma के इक्वल। मतलब जो भार आपको महसूस होगा वो आपके एक्चुअल भार से ज्यादा होगा। ये आपका एक्चुअल वेट है और ये आपको महसूस होने वाला वेट है। ये महसूस होने वाला वेट आपके एक्चुअल वेट के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आभासी भार या अपारेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल वेट से अलग कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इस कंडीशन में महसूस होने वाला भार एक्चुअल भार के बराबर है। इस कंडीशन में महसूस होने वाला भार एक्चुअल वेट से ज्यादा है, mg प्लस ma के बराबर महसूस कर रहे हैं। और अगर ये सैटेलाइट ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो इसमें खड़े हुए आदमी को क्या महसूस होता है? ये कहता है R इज इक्वल टू mg माइनस में क्या? ma। और अगर ये सैटेलाइट a इक्वल टू क्या हो जाए? g के इक्वल नीचे जाने लगे, मतलब जो इसकी डोरी है वो टूट जाए, तो ऐसे केस में ये g एक्सेलरेशन से फ्री फॉल करेगा। और जब फ्री फॉल करेगा तो महसूस होगा R इक्वल टू mg माइनस में ma, और a की जगह पर g रखेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। यानी अगर कोई लिफ्ट फ्री फॉल करे तो वहां पर हमें हमारा भार जीरो महसूस होता है। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ये भारहीनता की स्थिति बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाएं, अभी हमने फार्मूला देखा, सरफेस से अंदर जाते हैं तो अंदर जाने पर जी की वैल्यू चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है? फार्मूला देखा, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस एच अपान में आर ई, जहां एच का मतलब है ये डेप्थ है। अगर ये डेप्थ रेडियस के इक्वल हो जाए तो यहाँ रेडियस लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा जी डैश इक्वल टू जी और 1 माइनस यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ अपान में रेडियस ऑफ अर्थ, ये 1 माइनस 1 जीरो, जी डैश की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर आप अपना वेट निकालिएगा एम डैश जी, तो वो कितना निकल के आएगा? जीरो। ये भी है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। अर्थ के सेंटर पर हमें हमारा वेट जो महसूस होता है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वेट भी जीरो हो जाएगा। यहां पर वेट जीरो, यहां पर वेट जीरो, और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठे हुए आदमी को महसूस होने वाला नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो यहां पर भी इसका आभासी भार जीरो। ये तीनों कंडीशन है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। याद रखिए, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। हम यहां पर लिख देते हैं कंडीशंस ऑफ वेटलेसनेस। ये वो 3 जगह हैं जहां पर हमें हमारा भार महसूस नहीं होता, अर्थ के सेंटर पर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में या स्पेसशिप में, और फ्री फॉल करते हुए किसी लिफ्ट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बट साथ में ये दोनों का भी केस याद रखिए और साथ में ये फार्मूले भी याद रखिए कि अगर लिफ्ट ऊपर जाता है तो वेट कैसा महसूस होता है, कितनी वैल्यू होती है, नीचे जाने पर क्या होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना, ये भी आपको साथ में याद रखना है। न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। If R1 and R2 are the maximum and minimum distance of a planet from the sun, then eccentricity of the orbit of the planet will be। इसका फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आपको पता है कि केपलर के अकॉर्डिंग जो प्लानेट है वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है और आपका सन या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, मतलब इस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पॉइंट पर है। और ये वाली डिस्टेंस को R1 नाम दे रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस को R2 नाम दे रहे हैं। R2 डिस्टेंस पर जब प्लैनेट यहां पर होगा, सन से सबसे दूर होगा, उस टाइम की वेलोसिटी को V2 बोल रहे हैं। और जब हमारा प्लैनेट यहां पर होगा, सन से सबसे नजदीक होगा, वेलोसिटी को V1 बोल रहे हैं। आपको पता है केपलर ने बता ही दिया था कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट होता है dA/dt, यानी कि J/2m कांस्टेंट होता है। इससे पता चल गया कि J की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और J की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या? आपने कहा कि m1 v1 r1
इज इक्वल टू m2 v2 r2 एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इससे पता चल गया v1 r1 इज इक्वल टू क्या, v2 r2। और यहां से हम रिलेशन बना सकते हैं r2 अपान r1 किसके इक्वल, r2 अपान r1 इज इक्वल टू v1 अपान v2 के। और इसेंट्रिसिटी के टर्म में हमने फार्मूला पीछे लिखा था, ये याद करना होगा आपको, 1 प्लस ई अपान में 1 माइनस ई। ये वाली बात आप याद कर लीजिए, इस वाली बात को आप याद कर लीजिए, है ना, इसको आप याद कर लीजिए। और यहां पर हमें ये बताना है, इसेंट्रिसिटी का टर्म बताना है R2 और R1 के टर्म में। जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो R2 और R1 के फॉर्म में बतानी है। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करिए, या तो एक आसान सा तरीका होता है, आपने सुन रखा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। पूरा इसका हमें हिंदी बोल देते हैं, इसका होता है योगांतरा अनुपात, योगांतरा अनुपात का नियम। ये नियम क्या कहता है, देखिए क्या लिखा हुआ था कि R2 अपान R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपान में 1 माइनस ई। योगांतरा अनुपात का नियम कहता है कि अगर ऐसा फ्रैक्शन दिया जाए और इस R2 में इस R1 का योग किया जाए, फिर अपान में इस R2 में से R1 का अंतर किया जाए और अनुपात लिया जाए, वही सेम चीज इधर भी कर सकते हैं। अगर इस R2 में इस R1 का योग किया जाए ऊपर और R2 में से R1 का अंतर किया जाए नीचे, और फिर अनुपात ले लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए, यही सेम चीज दोनों साइड कर सकते हैं, वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, R2 प्लस में R1 और अपान में लिखेंगे R2 माइनस में R1। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस ई, इसमें प्लस करेंगे किसको, 1 माइनस ई को, और अपान में ये 1 प्लस ई, इसमें माइनस करेंगे 1 माइनस ई को। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस ई प्लस ई कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, 2e आएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान ई की वैल्यू आएगी R2 अपान R1 अपान में R2 माइनस R1। तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से e की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा कर दीजिए, तो R2 माइनस R1 और अपान में R2 प्लस में क्या, R1। यानी अगर हम पहले यहाँ अंतर किए होते और यहाँ योग किए होते तुरंत आंसर आ जाता, हालांकि हमारा ऐसे भी आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपान में R2 प्लस R1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द रेडियस ऑफ जाइरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं। और ये घूर्णन त्रिज्या का क्या मतलब होता है, इसको समझिए थोड़ा शॉर्ट में। मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सिस है और यहाँ m1 मास का पार्टिकल है r1 डिस्टेंस पर, m2 मास का पार्टिकल है r2 डिस्टेंस पर, m3 मास का पार्टिकल है r3 डिस्टेंस पर, m4 मास का पार्टिकल है r4 डिस्टेंस पर। अगर इन सारे पार्टिकल्स का हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या तरीका होगा, यही तरीका बनेगा कि I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस, हाँ बस इतना, ये तरीका हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख लेंगे I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। ये तरीका हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने का। एक और तरीका होता है कि अगर ये जो आप सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लें, अगर इस पूरे सिस्टम के अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लें जहां से जो हमने डिस्टेंस एज्यूम किया है वो डिस्टेंस, और यहां पर मास कितना लेंगे, जितना इन सारे पार्टिकल्स का टोटल मास है वो, यानी आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ये सेंटर ऑफ मास जैसा है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना होता है। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। बस हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा पॉइंट चूज करें और ये मान लें कि पूरी बॉडी का मास वहां पर रखा जाए, तो उस मास को इस डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इस पूरी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है तो ऐसी डिस्टेंस का नाम होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। एक ऐसा इमेजिनरी डिस्टेंस जिसके स्क्वायर को पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करने पर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पूरा मास होता नहीं है, बट हमने ऐसा इमेजिन किया कि अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर पूरा मास हो,
और इस पूरी बॉडी के मास को इस वाले डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, यानी m इंटू के स्क्वायर के इक्वल। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप देखिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन का यहां पर फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, के स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आई के अपान में m, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो के का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट आई अपान में क्या m। और आपको ये बात याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू ये एम आर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करता है, बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स हैं जिन पर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। और ये फार्मूला देखिए, क्या इस फार्मूले के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जिन जिन फैक्टर पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उन फैक्टर पर आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन भी डिपेंड करता है। ऐसा देखने से लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक चीज और लग रहा है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस आई प्रोपोर्शनल टू एम होता है, ये बात हम लोगों को पता है। अगर किसी बॉडी का मास हम बढ़ाएंगे 2 गुना 4 गुना करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी रेशियो में 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, बट रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मास को 2 गुना करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 गुना हो रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, बट मास को 2 गुना करने पर रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ जाइरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मास को 2 गुना किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2 गुना हो गया, कैंसिल आउट हो गए, के की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी के की वैल्यू बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, बाकी उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। मास पर क्यों डिपेंड नहीं किया? क्योंकि मास इसके अपान में आ गया, और अपान में आने से क्या हुआ, अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मास को बढ़ाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, तो के की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो आई जो है मास पर डिपेंड करता है, इसलिए आप कहेंगे आई अपान एम की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर आप बस ये बात बोल दीजिए कि डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, बाकी उन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये सब अगर आप देखें, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें ये चारों आएंगे, और के की बात करेंगे तो सिर्फ ये लास्ट के 3 आएंगे, इनके ऊपर ये के डिपेंड करता है। तो इसमें कह रहे थे कि रेडियस ऑफ जाइरेशन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। The moment of inertia of a circular ring of a radius r and mass m about a tangent in its plane is। The moment of inertia of a circular ring, एक सर्कुलर रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और इसका रेडियस दिया हुआ क्या है, r है। ठीक है, एंड मास इज m, इस रिंग का मास m है, और किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, टेंजेंट के अबाउट, जो इसके प्लेन में हो, इसके प्लेन में टेंजेंट। मान लीजिए ये रिंग ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसके प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इसका एक टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, इस वाले एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। और आपको पता है अगर इस रिंग का रेडियस r है, मास m है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, इसको z बोल दें अगर, तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के इक्वल होता है रिंग की केस में। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होता है रिंग का, लेकिन हमें ये वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए। और आपको पता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाला जो आपका एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इस वाले एक्सिस के हमने पैरेलल ले लिया, और इस वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस और ले लिया। ये वाला जो एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसको अगर हमने नाम दे दिया एक्स एक्सिस और इसको नाम दे दिया वाई एक्सिस,
और बताइए पूरा कंप्लीट रिंग है, तो जो सिचुएशन इस वाले एक्स एक्सिस के अबाउट रिंग का आ रहा है रोटेशन पर, वही एग्जैक्ट सिचुएशन वाई एक्सिस के अबाउट भी आएगा। रिंग है ना, सर्कुलर रिंग है, तो चाहे आप ऐसे कोई डायमीटर लीजिए चाहे ऐसे कोई डायमीटर लीजिए, जब वो रोटेट होगा तो बिल्कुल सिमेट्रिक ही दिखेगा दोनों केस में। मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये आपका एक्सिस है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो ऐसी जगहों पर इन दोनों के परपेंडिकुलर और इनके इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास होने वाला ये एक्सिस है। तो यहां हम थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस में क्या आई वाई, और ये जो आई वाई वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एग्जैक्टली इसी के इक्वल होगा, सेम ही आएगा। तो हम कह सकते हैं आई एक्स, और इसको भी बोल दीजिए आई एक्स, और ये आई जेड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। यहां से आप आई एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर। और ये 1/2 एम आर स्क्वायर आपने जो निकाला वो किसके अबाउट है, इस वाले एक्सिस के अबाउट या इस वाले एक्सिस के अबाउट, क्योंकि यही आई वाई की भी वैल्यू होगी। और आप बताइए अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए और उसके पैरेलल कोई और एक्सिस आपको लेना हो, और ये जो एक्सिस है वो इस बॉडी के इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, समांतर अक्षों की प्रमेय, जो कहता है कि ऐसे किसी एक्सिस ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का टोटल मास, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये सेंटर से पास हो रहा है ये सरफेस पर, तो डिस्टेंस कितना हुआ रेडियस के इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर। और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये एक्सिस है एक्स वाला एक्सिस, यहाँ लिख दीजिए 1/2 एम आर स्क्वायर, और ये प्लस में हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आई ए बी। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7:30 तो बज गए, बट अभी हम लोग 6 क्वेश्चन पीछे हैं, थोड़ा टाइम और आपको धैर्य बनाना होगा। आज की क्लास बहुत ही अलग हो गई है, इतना सारा आवाज आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। एक सिस्टम के अंदर दो बिल्कुल सेम पार्टिकल हैं, एक जैसे पार्टिकल हैं। वन पार्टिकल इज एट रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, एंड द अदर पार्टिकल हैज एक्सीलरेशन ए। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताना, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, इन तीनों का फार्मूला सेम ही टाइप का होता है, याद कर लीजिए। RCM इक्वल टू M1 R1 M2 R2 एंड सो ऑन अपान में M1 प्लस M2 एंड सो ऑन। वेलोसिटी निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जहां जहां पोजीशन है वहां वहां वेलोसिटी मिलेगा, M1 V1 M2 V2 और अपान में M1 प्लस M2। और इसी तरीके से एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ACM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 और अपान में आएगा क्या M1 प्लस M2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये सिचुएशन है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब दोनों का मास बिल्कुल क्या होगा सेम। ये पार्टिकल रेस्ट में है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन a है, मतलब ये a2 की वैल्यू a के इक्वल है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहां से निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ACM इज इक्वल टू M1 A1, M1 मतलब m लिख दीजिए, A1 मतलब 0, M2 मतलब फिर से m और A2 मतलब a, और अपान में M1 प्लस M2 मतलब m प्लस m। ये हो जाएगा ACM इज इक्वल टू 0 और m इंटू a और अपान में 2m, m से m कैंसिल, a अपान 2 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। A solid sphere rolls down without slipping on 30-degree inclined plane. If g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the acceleration of the rolling sphere is। क्या बोल रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है
जो रोल करता है बिना फिसले हुए, एक सॉलिड स्फीयर है जो रोल कर रहा है, जो लुढ़क रहा है, फिसल नहीं रहा है। अगर फिसल के जाता तो उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी होती, लेकिन ये रोल करते हुए जा रहा है, मतलब आगे भी बढ़ रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी दोनों होगी। इफ g इक्वल टू 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर, इस रोलिंग स्फीयर का एक्सेलरेशन, बहुत ही फेमस कंडीशन बनती है जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आती है, रोटेट होते हुए बिना रोल होते हुए, उसकी 3 कंडीशन बनती है, और ये कंडीशन ही याद करना इस क्वेश्चन का मेन पर्पज है। कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, बिना फिसले हुए, बिना स्लिप हुए रोल करने की क्या कंडीशन होती है इंक्लाइन प्लेन से। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको रख लीजिए। ए का फार्मूला है जी साइन थीटा और अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान में आर का स्क्वायर, और वेलोसिटी का फार्मूला है नीचे, ये जो बॉल है जब यहाँ नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका फार्मूला है √2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। और लास्ट जो केस है वो है कि सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका फार्मूला होता है अंडरवुड, ये होता है आपका टेन थीटा, ये होता है आपका जी टेन थीटा और अपान में, नहीं जी नहीं होता इसमें, सिर्फ टेन थीटा होता है, टेन थीटा अपान में 1 प्लस आर स्क्वायर अपान में के का स्क्वायर। एक सेकेंड हमें चेक करना पड़ेगा इसका ये फार्मूला गलत ना हो जाए। कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 प्लस आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर, जहां आर मतलब क्या है इसका रेडियस और के का मतलब क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये तीनों फार्मूले याद कर लीजिए, तीनों फार्मूले याद कर लीजिए। हम आपको बता दें कौन इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लीजिए। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है और जी की वैल्यू गिवन है 10, तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर। स्फीयर का केस है, तो बताइए और कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या लिख सकते हैं, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितना लिखते हैं, ये होता है I इज इक्वल टू 2/5 मास और रेडियस का स्क्वायर, ये सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रेडियस ऑफ जाइरेशन के फॉर्म में तो हमेशा वही तरीका रहता है mk स्क्वायर mk स्क्वायर mk स्क्वायर, ये हमेशा सेम रहता है, ये बॉडी के हिसाब से चेंज होता है, बट ये के वाले फार्मूले में हमेशा ऐसे लिखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी शेप की बॉडी हो हमेशा ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए मास से मास कैंसिल, और हमें क्या चाहिए के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 2/5 के इक्वल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी 10 और साइन 30 और अपान में हो जाएगा 1 प्लस ये 2/5। सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइड करेंगे तो 5 और अपान में ये 5 2 यानी 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा और 7 अपान में आ जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 25/7, 25/7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। A spring of force constant 800 Newton per meter has a tension of 5 centimeter. The work done in extending it from 5 centimeter to 15 centimeter. एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू गिवन है 800 न्यूटन पर मीटर, और इस स्प्रिंग के अंदर जो तनाव है 5 सेंटीमीटर इसको खींचा गया। मतलब अगर आप देखें ऐसे कंडीशन को इमेजिन करें कि आपका ये स्प्रिंग अगर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर है, तो जब ये बात की जा रही है उस टाइम पर ये 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। कह रहे हैं कि द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15, ये 5 वाली कंडीशन में है और इसको 15 वाली कंडीशन में ले जाना है, मतलब इसको और ज्यादा खींचना है, और ज्यादा खींच करके अब इसको 15 वाली कंडीशन में हम लेकर के आएंगे। इस इनिशियल कंडीशन से ये 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए यहां से यहां पहुंचाने में कितना वर्क डन होगा, ये वर्क डन बताना है।
यहां से यहां इस सिचुएशन में पहुंचाने में कितना वर्क डन हुआ। आपको पता ही है कि स्प्रिंग अगर हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है, तो इसके पास इस टाइम कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको खींचेंगे तो खींचने के लिए हमें इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करेंगे वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और आपको पता है खींचे हुए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू 1/k x का स्क्वायर, और x कितना है 5 है, तो 1/2 इंटू के, और यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर में है तो आप इसको चाहे तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर कर सकते हैं। माने इस कंडीशन में इसके पास इतनी एनर्जी है, और इस वाली कंडीशन में कितनी एनर्जी होगी, तो देखिए इक्विलिब्रियम से ये 15 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, यहाँ पर इसकी एनर्जी निकालेंगे 1/2 इंटू के और x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू के, ये x2 की वैल्यू 15 है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के ऐसे लिखेंगे। यानी जब ये 5 वाली कंडीशन में था तो इतनी एनर्जी थी, 15 वाली कंडीशन में रहेगा तो टोटल इतनी एनर्जी होगी। लेकिन हमें तो ये पता करना है 5 वाले से 15 वाले में जाने पर एनर्जी में कितना चेंज हुआ। हमें टोटल एनर्जी थोड़ी चाहिए 15 का, हमें तो ये पता करना है 5 में जब था और जब 15 में गया कितना एनर्जी का डिफरेंस है। तो 15 वाली एनर्जी में से 5 वाली एनर्जी को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 5 से 15 जाने पर कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया। मतलब हमें निकालना डेल्टा U, दैट इज U2 माइनस में U1, यानी 1/2 के, ये 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और फिर माइनस में 1/2 के, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है आपको कि हमें टोटल 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट वाली एनर्जी नहीं लिखनी है, हमें ये बताना कि 5 से जब 15 पर गया तो कितनी एनर्जी बढ़ गई। तो हम 5 वाली एनर्जी निकालेंगे, 15 वाली भी एनर्जी निकालेंगे, लेकिन 15 वाली एनर्जी में से अगर 5 वाली एनर्जी माइनस कर देंगे तो ये पता चलेगा कि 5 से 15 पर कितना चेंज हुआ, वो ये वैल्यू है। और ये हमें पता है 1/2 के यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, के की वैल्यू 800 है, और यहाँ रूट में कितना आएगा 15 है, और यहाँ 5 है, तो 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 200 आएगा, और साथ में 10⁻⁴ भी आएगा। और ये 2 0, ये 2 0, इस पूरे 4 को माइनस कर देंगे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को ध्यान समझना पड़ेगा। A block of mass small m is pushed against a spring constant k fixed at one end to a wall। एक दीवार से टिका हुआ एक स्प्रिंग में एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, ये सिचुएशन है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। द ब्लॉक साइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, अगेंस्ट दिस वॉल, द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L, मतलब ये टोटल जो लेंथ है वो L है, ये नेचुरल लेंथ है, एंड इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ। अगर इसकी जितनी लंबाई है उसका आधा इसको कंप्रेस कर दिया जाए, अगर आधा कंप्रेस कर देंगे तो ये ब्लॉक आपका कहीं इधर चला आएगा, और ये जो आपका स्प्रिंग एक्वायर्स इट्स नेचुरल लेंथ वुड बी, मतलब कि टोटल लेंथ का आधा कंप्रेस करने के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे, आपको पता है कंप्रेस कर रहे हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा था U इज इक्वल टू 1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर, जहां x का मतलब क्या है, x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। चाहे आप एक्सटेंड करिए चाहे आप कंप्रेस करिए, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। इसको x डिस्टेंस आगे ले जाइए, x डिस्टेंस पीछे ले जाइए, यही एनर्जी का फार्मूला है। हमने इसको L/2 लेंथ से कंप्रेस किया है, इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जैसे हम इसको छोड़ेंगे और ये यहाँ से ऐसे भागना स्टार्ट करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे इधर की तरफ भागेगा, और इधर की तरफ भागेगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होते होते किसी टाइम पर 0 हो जाएगी, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। जो भी एनर्जी इसके पास होगी इस जगह पर पहुंचने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, मतलब यहां से यहां पर जाने पर क्या होगा, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। तो जब ये कन्वर्जन होगा यहाँ से यहाँ पहुंचने पर, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी,
और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जितनी इसके पास थी, दैट इज 1 इंटू के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। और ये x कितना है, ये क्वेश्चन में ही दिया था, आधा इसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब ये जो आपका कंप्रेस है यही x की वैल्यू है, यहाँ पर रख दीजिए। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, और x की जगह पर लिखेंगे L/2 और इसका करेंगे स्क्वायर। हमें v की वैल्यू निकालनी है, ये m डिवाइड होगा फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो v इक्वल टू हो जाएगा k अपान में m, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा L/2, लेकिन इस वाले पार्ट का स्क्वायर रूट होगा तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में k/m और रूट के बाहर L/2, रूट में k/m और रूट के बाहर L/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ मशीन गन फायर 60 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। एक मशीन गन है, वैसे तो ये मशीन गन है नहीं, लेकिन आप मान के चलिए ये मशीन गन है, ये जो मशीन गन है इससे बुलेट निकल रहा है, 60 बुलेट 1 मिनट के अंदर निकलता है, और हर बुलेट की स्पीड है 700 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए जितनी भी बुलेट निकल रही हैं उन सब के पास कुछ ना कुछ स्पीड है, यानी उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी लगातार जो एनर्जी ये कन्वर्ट कर रहा है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट करके बाहर दे रहा है, वो हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी एक बुलेट का हमें पता है कितना हो जाएगा 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अगर बुलेट का मास पता चल जाए जो कि दिया भी है, बुलेट की वेलोसिटी पता चल जाए जो कि दिया भी है, तो हम बता सकते हैं एक बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। लेकिन टोटल कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, टोटल कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक बुलेट है नहीं, टोटल 60 बुलेट है, तो अगर हम 1 मिनट के हिसाब से बात करें तो एक बुलेट की एनर्जी इंटू में 60 बुलेट, 60 से मल्टीप्लाई, ये टोटल एनर्जी जो ट्रांसफर होगा वो है। और टाइम कितना लग रहा है इस प्रोसेस में, 1 मिनट का टाइम लग रहा है, 1 मिनट में इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 1 मिनट में। हमें क्या बताना है, पावर डेवलप्ड बाय मशीन गन, कितना पावर ये डेवलप कर रहा है, तो पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी कितना, एक बुलेट की एनर्जी इंटू में नंबर ऑफ बुलेट, और टाइम कितना लगा 60 सेकंड का, 60 से 60 कैंसिल, जो भी एक बुलेट की एनर्जी है काइनेटिक वही पावर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू मास, मास कितना है 50 ग्राम, तो इसको लिखिए 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 700 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 49, और यहाँ से आएगा 10 पावर ये 4 है ना, और 10 पावर ये देखिए इससे इसको कैंसिल किया 25, और इसके अलावा आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 25 इंटू 49 करेंगे और 10 पावर 4 माइनस 10 पावर 3 यानी 10 पावर 1 आएगा, तो कुल मिला के 10 आएगा, मतलब कि 25 इंटू 49 इंटू में 10 ये आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मान लीजिए 49 की जगह पर 50 होता, अगर 49 की जगह पर 50 होता, हम चेक कर रहे हैं 50 होता तो मल्टीप्लाई करते तो 125 यानी 12 करके आता, लेकिन वो कम है तो 125 से कम 122 वाला नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको आप याद रख लीजिए। इलास्टिक कोलिजन के अंदर 100% एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है। अगर ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, आपस में दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी बदल गई, इसकी भी वेलोसिटी बदल गई, और ये वेलोसिटी हो गई v1, ये वेलोसिटी हो गई v2। अगर यहां पर ये सिचुएशन होती, अब ये डेरिवेशन तो करके आप कर नहीं सकते इस क्वेश्चन के लिए, ये पूरा थियरी का पार्ट है। अगर m1 की वैल्यू m2 के इक्वल है तो एक चीज देखने को मिलता है, v1 की वैल्यू u2 के इक्वल और v2 की वैल्यू u1 के इक्वल, v1 की वैल्यू u2 के इक्वल, मतलब पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, और दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, और मास दोनों के बराबर ऑलरेडी है।
अगर इसकी वेलोसिटी को इसने ले लिया और इसकी वेलोसिटी को इसने ले लिया, मास दोनों के बराबर हैं, मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इसने ले ली, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसने ले ली, मतलब समझ रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी का या पूरी पूरी एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो गई है। ये आपको रिजल्ट यही बोल रहा है ना। यानी आप कह सकते हैं K1, अगर हम इसको कुछ नाम दे दें यहाँ काइनेटिक एनर्जी को K1 और इसको K2, इसको हम K1 डैश बोलें, इसको हम K2 डैश बोलें, तो सिचुएशन ये देखने को मिलेगी कि K1 डैश इज इक्वल टू K2 एंड K2 डैश इज इक्वल टू K1, ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 100% एनर्जी इज इंटरचेंज्ड या ट्रांसफर्ड। इंटरचेंज 100% एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, अगर दोनों पार्टिकल का मास इक्वल है तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास का आपका टॉपिक पूरा हो गया, और अगली क्लास हमारी इस यूनिट की, जो यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी लास्ट क्लास होगी मैकेनिक्स की, जिसमें हम रिलेटिविटी और जो आपका एनालिटिकल मैकेनिक्स नाम से है, हैमिल्टनियन और बाकी इक्वेशन वगैरह आपको दिए, जनरलाइज्ड इक्वेशन है आपके, वो सारे टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आपके कमेंट्स देख लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है आज की क्लास, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आज की क्लास का परफॉर्मेंस हम कल से और बेटर करेंगे और अच्छा रखेंगे, बट आपको पता है स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। CSIR की क्लास, PGT तो पूरा हो नहीं पा रहा है, CSIR की क्लास कैसे पूरा हो पाएगी, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो और कोई भी इश्यू हो, कोई भी शिकायत हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक है तो हम अगली क्लास से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।